अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव वारिया सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers. Why this Colaveri? क्या सर ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ से टकरा के फिर आपकी तरफ आऊं, भाई को उठना और झुकना ना पड़े। नहीं, अभी तो यंग है वो। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास तो है नहीं चखना, हमारा बजट कट हो गया थोड़ा सा। म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुकोए हुए। क्या सर खबर? खबर बहुत बेचैनी वाली है, बेचैन कर देने वाली खबर है। बेचैन कर देने वाली खबर है सर। हाँ। हमारे पड़ोसी हमसाया मुल्क हम्म, को खाड़ी देशों में सर पता नहीं क्या उथल पुथल हो रही है। 20,000 लगभग पाकिस्तानियों को वहां से बेदखल कर दिया गया है। पाकिस्तानी मतलब भिखारियों। ये उम्मत का क्या हाल हो गया है? पता नहीं सर क्या। पाकिस्तानियों को कि भिखारियों को? Well, it's the same thing. Please carry on. सिनोनिम। ये जैन जी वाला है, कुछ पता नहीं। पाकिस्तानी एंड भिखारी प्लस। सर ये क्या खबर है? ये खबर ये है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो महेंद्र भाई यहां पे लेकर आए कि खाड़ी देशों ने, कंट्रीज, अरब मुस्लिम कंट्रीज, उन लोगों ने करीब 20,000 पाकिस्तानियों को लात मार के निकाल दिया। और ये सारे के सारे भिखारी, ये प्रोफेशनल भिखारी थे वहां पे, तो 20,000 को निकाल दिया। और सबसे जो बेचैन करने वाली खबर है, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। अरब का क्या हाल हो गया? अरब का क्या हाल हो गया है कि 20,000 में से 15,500 सऊदी अरब ने निकाले हैं। हम लोग तालियां, आप सब लोग तालियां बजाइए। जो देख रहा है मोबाइल में, कहीं पर भी देख रहा है, ये जो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस्लामिक नेटो और मैक्का डिफेंस डील के नाम पे जो हुआ है, बस तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाइयों। और कमेंट में लिखिए कि किस तरीके से सऊदी अरब ने मान सम्मान रखा, इज्जत रखी, जो मैक्का में डिफेंस डील हुई थी, जिसमें पाकिस्तान जो आलम इस्लाम का एक न्यूक्लियर पावर है, अकेला न्यूक्लियर पावर, वाहिद न्यूक्लियर पावर है, अकेला न्यूक्लियर पावर, जो इस्लाम का किला भी है और कलमा पढ़ के मुल्क बना है। सर कैसे नुकसान कैसे नहीं हुआ? सर 20,000 लोग जो रेमिटेंस भेजते थे वो कम हो गया सर, 20,000। पर यार एक बात बताओ ना निपेंद्र, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब 25 करोड़ लोग इसी काम में लगे हों तो 20,000 की क्या वैल्यू है यार? इससे ज्यादा तो लोगों को पाकिस्तान में जुकाम हो रहा होगा भाई। व्हाट इज 20,000? तो जुकाम के कारण नहीं जाएंगे ना नौकरी पे। हाँ, तो फिर ये 20,000 तो मैनेज करते, कवर करते सर। नहीं यार, इतना तो हो जाता है। देखो 20,000 को निकाल दिया, आप ये नहीं समझ रहे कि लाखों पाकिस्तानी वहां पे ऑलरेडी होंगे जिनको नहीं निकाला है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये 10% भी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2, 2.5, 3 लाख पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब वगैरह में ऐसी चोरी चोरी करके कहीं घुसे होंगे और भीख मांगते होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, वहां पे तो देखो लोग ना सऊदी अरब जाते हैं हज के लिए, ठीक है, या उम्रे के लिए जाते हैं। तो ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए भी जाते हैं, हर चीज के लिए जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब इज फेमस फॉर मक्का एंड मदीना। तो लोग जब उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, हज तो फ्यू डेज के लिए होता है साल में, बाकी तो हज के दिनों के अलावा उम्रा तो इज थ्रू आउट द ईयर। तो जब कोई भी हज के लिए जाता है मुसलमान है उम्रा के लिए, उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए, मुझे दान पुण्य करना चाहिए, मुझे कुछ देना चाहिए गरीबों के लिए। और इस्लाम में इसका हुक्म भी है कि आप अपनी अर्निंग का इतना परसेंट देंगे। तो उस मार्जिन में खेल जाते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हुक्म है कि अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो आई थिंक 2-2.5% कुछ तो भी है। मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि क्या वो अमाउंट है, लेकिन कुछ है कि आपको इतना देना है, राइट? वो पाकिस्तानी अपने बंदों के बैंक अकाउंट से भी काट लेते हैं, पता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जानबूझ के। हाँ, ये मैंने पढ़ा है कहीं पे, ठीक है। हाँ, अपने जानबूझ के काट लेते हैं। और सुनो, उसी के नाम पे बाहर से पैसा भी लेते हैं, जो आप रेमिटेंस की बात कर रहे हो भाई साहब। सर वही मैं कह रहा था कि इनकी इकोनॉमी तो एकदम गई होगी गड्ढे में, पर सर इनकी
जांच कैसे हुई होगी? क्योंकि मांगना तो प्रधानमंत्री जाएगा तो मांगता है, इनकी मतलब जांच कैसे हुई होगी? कोई तो उन्होंने आधार रखा हरा होगा। पासपोर्ट लेके निकाला है उन्होंने। यार एक बात देखो, सऊदी अरब का एक और स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे आप दिखाएं। सऊदी अरब ने यह बोला है कि जो हमने इंटरनेशनल भिखारी पकड़े थे उसमें से 90% पाकिस्तानी थे। ये आई थिंक पिछले साल का है कि 2024 या 2025 का, मुझे नहीं याद है, लेकिन सऊदी अरब ने यह बोला था ऑन रिकॉर्ड कि भाई हमने जो इंटरनेशनल भिखारी पकड़े हैं उन इंटरनेशनल भिखारियों में से 90% जो हैं 2000 पाकिस्तानी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैका डिफेंस पैक्ट हुई है उसमें तो सारे पाकिस्तानी, खासतौर से लाहौरी, वो तो ऐसे बात कर रहे थे, पता नहीं कौन सी इन्होंने चांद पे इंसान उतार दिया और पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया। और उसी सऊदी अरब ने लात मार मार के निकाला है पाकिस्तानियों को, लात मार मार के। कहां गया तुम्हारा डिफेंस पैक्ट? नहीं, हम तो आलम इस्लाम के किले हैं और पता नहीं क्या क्या है, अजीब गरीब बातें पाकिस्तानी करते हैं। और अब पाकिस्तानियों को भी एहसास है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब पाकिस्तानी खुद बोलते हैं। पहले अपनी क्रिकेट टीम के बारे में, कभी इनके क्रिकेट टीम के वो देखना नक्शे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इतना बोलेंगे और परफॉर्मेंस जीरो है इनकी। हॉकी में भी जब इंडिया ने जूते मारे थे इनको, पाकिस्तानियों की टीम को जूते मारे थे, उसके पहले भी इनकी टीम का कैप्टन या कोई प्लेयर कोई होगा, आई डोंट नो द नेम ऑफ देयर प्लेयर्स, वो कह रहा था कि अब इंडिया से मुकाबला हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, हम देख लेंगे। कम बोला करो यार। मैं तो पाकिस्तानियों को ये बोलता हूं, अगर तुम ना बोलो ना तो तुम्हारे मुल्क का, अगर तुम सारे के सारे पाकिस्तानी 10-15 साल के लिए मौन व्रत रख लो, मौन व्रत इन द सेंस कि कुछ ना बोलो, कुछ ना बोलो, बस चुप रहो, तुम्हारे मुल्क का बहुत फायदा हो जाएगा। तुम मुंह खोलते हो और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता है। जहां तुम बोलते हो वहां पे तुम्हारा मुंह। इनको आसिम मुनीर ही ठीक है और आसिम मुनीर हमारे लिए भी ठीक है भाई। आई थिंक पाकिस्तानी डिजर्व आसिम मुनीर। एंड आसिम मुनीर, मैं एक बात बताता हूं, सबसे क्लोज एलाय निकला है वो भारत का। आर यू सेइंग ही इज एजेंट ऑफ रा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रॉ का एजेंट है, पक्की बात है। मतलब मैं हंसी मजाक में आपने पूछा, लेकिन एजेंट तो है वो, पर अब पता नहीं किसका, ये मुझे नहीं पता। धुरंधर LIC का? नहीं, धुरंधर सेंस बात में LPC का होगा सर। धुरंधर 4 में जाके पता लगेगा। बट मैं एक बात बताता हूं कि वो काम पूरा भारत का कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भारत के फायदे में क्या है, ये कम से कम 10 साल तक कुर्सी पर विराजमान रहे आसिम मुनीर, और इमरान खान जेल में रहे। अगर इमरान खान जेल में रहता है और आसिम मुनीर पाकिस्तान का बॉस बना हुआ रहता है तो इसमें इंडिया का इतना ज्यादा फायदा है। और मैं आपको बता दूं अभी जल्दी से। नंबर 1, आसिम मुनीर ने जो सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं करा है कि पाकिस्तानी ना, इनको समझ में नहीं आती बातें पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर ने डेमोक्रेसी तोड़ दी है पाकिस्तान में और इमरान खान को जेल में डाल दिया है, या फिर इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है जब से ये फील्ड मार्शल बना है सो कॉल्ड, और शहबाज शरीफ ने ये कर दिया। नहीं, वो सबसे बड़ा गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह उसका अभी तक हुआ नहीं है, वो हो रहा है। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। चाहे झूठी उम्मीद ही पाकिस्तानी लगाते, लेकिन एक उम्मीद चाहे झूठी थी लेकिन एक उम्मीद थी। जब तक ये कुर्सी पे रहेगा ना, ये इंश्योर करेगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम उम्मीद भी ना पाले, उनकी उम्मीद मर जाए, कोई उम्मीद से ना होता। खैर सर, आसिम मुनीर से याद आया, आगे चलते हैं। ये लड़का अश्लील है, मैं बता रहा हूं। नहीं, बात तो सही कर रहा था वो, बात तो उसको काम भी वही दे दिया था ना, जनसंख्या रोको अभियान में। जनसंख्या रोको अभियान। मैं गलत नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आसिम मुनीर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। गुड जॉब। मैं कह रहा हूं कि उसको फील्ड मार्शल प्रो मैक्स 4-5, मैं कह रहा हूं सितारे उसके माथे पे लगाओ, या एक ही बना दो बड़ा सा। हाँ, यहां लटका के चल। नहीं, उसको आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, CDF, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ आसिम मुनीर को 10 साल, अगर 10 साल के लिए भी बन गया ना, मैं बता रहा हूं, उसके बाद पाकिस्तानी झूठी उम्मीद करना भी छोड़ देंगे। एक तो अभी झूठी उम्मीद करते हैं ना कि इंडिया को हरा देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी, झूठी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ही विल इंश्योर। आपके सर इसी बात से मुझे एक चीज याद आई। एक शेर याद आया। नहीं, शेर वेर नहीं याद आता आसिम मुनीर। गधा। एक गधा मुझे याद आया सर। गधा यार। हाँ, मुझे एक गधा याद आया सर कि जो रावलपिंडी शहर है, हाँ, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, ताकि कोई दूसरी गोलीबारी घटना ना हो, ऐसा कहा जा रहा है।
पाकिस्तान ने अपने आईन के आर्टिकल 245 के तहत 3 कंपनियां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 3 कह रही, कुछ 4, रावलपिंडी शहर एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दी हैं। मतलब शहर को फौज के हवाले पूरी तरीके से कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। निहायती नहीं, मैं देखो एज एन इंडियन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? बहुत जरूरी है कि हम सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेट इसलिए करना चाहिए कि भाई देखो, जो मुझे पता लगा है, जो मेरी बात हुई है थोड़ी बहुत, कई पाकिस्तानियों का ये ओपिनियन है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके साथ इन्होंने, जैसे फौज में कहते हैं ना बड़ी पैर होते हैं, 2 बंदे एक साथ बड़ी पैर हो गए, इन्होंने उस टाइप की कोशिश करी है। नॉट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा मैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने एक मेजर को लगा दिया या एक कर्नल को लगा दिया, और एक कर्नल को आपने बोला कि ठीक है, जो रावलपिंडी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी देखता है ना, आप उसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर बनाओ। जो पानी देखता है ना, वाटर सप्लाई, उसके एक पैरेलल एक स्ट्रक्चर बनाओ। जो पुलिस वाला है उसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर बनाओ। एक पैरेलल स्ट्रक्चर। और ये कहां से सीखा है पता है? ये चाइना में होता है। चाइना में हर एक बटालियन जो होती है ना, उसके साथ एक पॉलिटिकल ऑफिसर होता है। एक पॉलिटिकल ऑफिसर होता है हर एक बटालियन में। एक तो सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर, और एक पॉलिटिकल ऑफिसर होता है। जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका काम है लड़ाई वड़ाई लड़ना, ट्रेनिंग करना। पॉलिटिकल ऑफिसर का यह काम है कि जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लॉयल हैं कि नहीं है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उनके सिस्टम में एक पॉलिटिकल ऑफिसर होता है। ओके। इन्होंने क्या है कि पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और ये रावलपिंडी में टेस्ट करने वाली बात है। रावलपिंडी में टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रावलपिंडी में जीएचक्यू और वहां पे टोटल कंट्रोल है। जब इनको पता लगेगा कि रावलपिंडी में ये सक्सेसफुल हो गया है, फिर देखना ये चीज लाहौर में होगी, ये चीज इस्लामाबाद में होगी, ये चीज कराची में होगी, इनके मेन शहर में। एंड दिस इज हाउ आसिम मुनीर wants to create martial law, और we are thankful to आसिम मुनीर for doing this, क्योंकि जितना वो ये करेगा उतना पाकिस्तान में जो बची कुची खुरचन जैसी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, खुरचन है वो बिल्कुल, वो बाकी तो वो खुरचन भी खत्म कर देगा। इट मीन्स यू आर सेइंग सर कि अब नूरजहान के गाने नहीं बजेंगे। नूरजहान के गाने बज रहे हैं, बस पब्लिक को नहीं सुनाई दे रहे। मेरे वतन के सजीले नौजवान बैकग्राउंड में बज रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है। उसने ऐसा मार्शल लॉ लगाया है, ऐसा मार्शल लॉ लगाया है कि दुनिया कह ही नहीं सकती कि मार्शल लॉ है। बाकी भाई प्रधानमंत्री है, आर्मी चीफ है। पाकिस्तान का हक है उसको सीडीएफ बनाना, फील्ड मार्शल बनाना। ऑन द फेस ऑफ इट, मैं बोल रहा हूं, ऑन द फेस ऑफ इट, सबको दिखाने के लिए। अगर आपने अपने जनरल को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया तो इसमें किसी का क्या ओपिनियन हो सकता है? ये तो अपने अंदर का काम है। ये विदाउट तख्ता पलट, बिना तख्ता पलट ये काम कर रहा है। सत्ता को कंट्रोल कर रहा है। सत्ता को कंट्रोल कर रहा है, और ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इनकी कमर टूट जाएगी अंदर से। फौजियों का एक लिमिटेड काम होता है, और जब तक फौजी वो लिमिटेड काम करे तब तक फौजी बहुत अच्छा है। जब फौजी 4 चीजों, भारत में इतनी प्रॉब्लम थी, कभी भारत में ये आवाज आई? आप बताओ, भारत में इतनी प्रॉब्लम रही है इन द पास्ट, इतनी प्रॉब्लम रही है इन द पास्ट, चाहे वो करप्शन की हो, चाहे वो ऐसी सरकारों की हो। हम जब कॉलेज में थे तो पता लगा कि सरकारी गिरती रहती थी। मैं लेट 80s और अर्ली 90s की बात कर रहा हूं। सरकारी गिरती रहती थी, कभी कोई तो कभी कोई, हाँ ये कभी तो कभी सरकारें गिरती रहती थी। कभी किसी पार्टी वाले ने बोला कि नहीं फौज आ जाती तो अच्छा हो जाता। यू हैव टू स्टिक विद डेमोक्रेसी, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू, भाई डेमोक्रेसी है, आपके घर का सदस्य मान लीजिए, अगर वो खराब भी चल रहा है, आपको उसके साथ परसिवियर करना है, और आपको उसको इंकरेज करना है, और आपको सही रास्ते पे लाना है। दैट इज द होल गेम। पाकिस्तानियों को हर चीज के लिए चाहिए स्टेरॉइड्स। फट से इंजेक्शन डाला और मसल बन गई। दैट इज व्हाट पाकिस्तानीज वांट। सर एक चीज है, विद योर परमिशन मैं बोलूंगा, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि पाकिस्तानियों का माना, किसी तो पाकिस्तानी ने बोला कि चूंकि पाकिस्तान की आर्मी इस्लामिक फेथ मानती है, तो इसलिए उसको लगता है कि जहां गड़बड़ है वहां स्ट्रक्चर को फॉलो ना करके गड़बड़ को सही करने की जरूरत होती है, इसलिए पाकिस्तानी फौज आ जाती है। और हिंदुस्तान की आर्मी हिंदुओं के फौज उस पर चलती है, उनकी हिंदुओं का सब कुछ चलता है, इसलिए वो लोग समवेयर आई वाज लिसनिंग, या कहीं मैं पढ़ रहा था, मैं बता रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले की नहीं, पाकिस्तान की फौज ऐसा करती है क्योंकि पाकिस्तान की फौज लालची है। ये जर्नैल लालची हैं। जब तक ये अपनी पूरी कौम के गुर्दा कलेजी ना खा के एवन फील्ड में अपने अपार्टमेंट जैसे उसने खरीदा है ना नवाज शरीफ ने, जब तक ये नहीं कर देंगे इनको चैन नहीं आएगा।
इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, चोटे हैं ये पाकिस्तानी फौज के जर्नल, और ये सब चोटे हैं। उनकी आड़ में खुद भी खाते हैं सर, ये राजनेताओं को आगे करके। हाँ, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, और इनके पॉलिटिशियंस आप देखो, जब आसिफ मुनीर खड़ा रहता है तो आपको लगेगा कि शहबाज शरीफ अर्दली है उसका, इस तरीके से बिहेव करता है शहबाज शरीफ। ये वाकया सर कैसे हुआ है, जैसे अभी वो चीनी बेच रहे थे ना सर, भारत को भेजना चाह रहे थे। हाँ, एक तो इनको चीनी बहुत हो गई इनके पास, चीनी कम, और ऊपर से भारत का रेट सुन के, यार भारत में इतनी महंगी, तो भारत की चीनी की रेट को देखते हुए उनके मन में लालच आया कि भारत ही भेज दें 4-5 कट्टे जो पड़े हुए हैं। अब मैं वही बता रहा हूँ, ये भाई कह रहे हैं ना कि पड़ूतर साहब कि सेना खुद शामिल रहती है। अभी इन्होंने चीनी के बारे में ही, इनके खाद्य मंत्री हैं सर, उनका नाम है राणा तनवीर हुसैन। तो एंकर ने पूछा कि भाईजान पहली सरकार में भाईजान खान साहब जब थे 3-4 बार हुआ, आपकी सरकार में भी हो गया ये। पहले सर इन्होंने ऐसा महसूस कराया कि चीनी की कमी है देश में, ये चीनी इनकी नहीं है। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं। उन्होंने पूछा, सुन ले सर एक बारी। हाँ प्लीज। राज साहब, ये तो बहुत दफा हुआ है, हर हुकूमत में तकरीबन हुआ है कि पहले चीनी बरामद कर दी, फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ गई, फिर चीनी दरामद कर ली। वो पिछले साल हुआ। आपकी हुकूमत में ये पहली दफा हो रहा है कि जो चीनी दरामद की थी उसी को वापस बरामद करने का फैसला किया गया है, 1,08,000 मेट्रिक टन। ये क्या कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कुछ इस फैसले से कोई कमेंट्स ऐसे आए हैं सोशल मीडिया पे भी दाएं बाएं, अच्छा किया आपने मुझे इस प्रोग्राम में ले रहे हैं। लेकिन मैं पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा, जो पिछली हुकूमतों में होता रहा है उसकी जो हमने एक्सपोर्ट की थी उसमें फ़र्क था। फ़र्क ये था कि जब हमारे से पहले हुकूमत थी पीटीआई की, जब उस वक्त एक्सपोर्ट हुई तो उसमें सब्सिडी दी गई, एक्सपोर्टर्स को साथ सब्सिडी भी दी गई। और जब हमने एक्सपोर्ट की है उसमें वो प्योरली विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी सम इंसेंटिव्स और कंसेशंस वो हमने किया। और हमारे पास जो पर मंथ जो कंजम्पशन है वो मिलर कहते हैं कि 5.5 है, 5 लाख समझ लें या 5.5 लाख, और हम कहते हैं 6 लाख है। ये हमारा मतलब है, उस हम 6 से इसको कर रहे हैं, 6 लाख से पर मंथ। तो उस वजह से हम समझते हैं कि हम वो हैव सफिशिएंट स्टॉक टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। और प्राइसेस जो हैं वो बिकॉल उनके मिलर के जी बिलो देन हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन से हैं, जो सारे ये मिलर कहते हैं। लेकिन हमने उनकी जो रिक्वेस्ट है बार बार लेटर आ रहे हैं, उनको कंसिडर भी नहीं किया। कीपिंग इन व्यू के जब हमें पता चल जाएगा कि अगले साल कितनी प्रोडक्शन हुई है फिर उस पर कंसिडर बंदा कर सकता है। लेकिन जो पिछले साल हमारे साथ हुआ था कि फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से 5.8 होगी, 58 लाख हो गई, तो वो बड़ा हमारा एक्सपीरियंस था। अब क्लाइमेट चेंज में फ्लड आ जाता है, कुछ हो जाता है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बोला कि पहले कमी थी, फिर आप लाए, क्यों लाए? कि खेती बाड़ी के हालात हैं, मानसून ऐसा है वैसा करके बाहर से ले आए, अब बच गई। कह रहे थे निकाल दो, वहां रेट ज्यादा है। देखो ये सब चोरी है। ये जो इनका खाद्य मंत्री है, फूड का मिनिस्टर ये है, ये सब आसिफ मुनीर वगैरह, ये सब चोर हैं। ये पैसा कमाने का तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई इतनी पाकिस्तान में इतनी चीनी है, इतनी चीनी है, इतनी चीनी है कि सरप्लस है, बेच डाली। पहले बेच डाली। अच्छा, लोग खुश हो गए कि फील्ड मार्शल के अंदर देखो तो बल्ले बल्ले चीनी ज्यादा है, देखो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, चीनी उगा दे रहा है डायरेक्टली, गन्ना वन्ना नहीं उग रहा, डायरेक्टली जमीन से चीनी उग रही है। ठीक है, इन्होंने बोला चीनी उगा दो, तो उन्होंने बोला चीनी के कट्टे निकल रहे हैं। अब ये खुश हो गए पाकिस्तानी, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, मदरसा छाप, उनको कुछ भी बोल दो जमीन से चीनी निकलती, कहेंगे हाँ निकलती तो है, फील्ड मार्शल ने बोला तो निकलती होगी, परसों मेरे खेत में भी निकली थी। अब हुआ ये कि शुरू में सुनो तो, अब ये क्या ऐसी शक्ल में खिला खेत में, ये देखो कोई सेंस है इस बात में? आप बताओ। सारी अच्छा वो ऐसी चीनी, मैं तो सरकंडे हटाए ये क्या हमारे खेत में? हद्दी हो गई। सुनो तो बात ये है कि ये सब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। और मैं क्या कह रहा था यार, मैं भूल गया। सरप्लस में चीनी है, सरप्लस में चीनी है। सबसे पहले इनको बोला कि सरप्लस में चीनी है, कोई सरप्लस में नहीं थी, सब झूठ, फ्रॉड। इन्होंने वो चीनी बाहर भेज दी। जब इन्होंने चीनी बाहर भेजी
ठीक है, जाहिर सी बात कुछ डॉलर आए, और इन लोगों ने 15% कमीशन 20% कमीशन बीच में खा लिया। इनको पता था कि भेजने के बाहर, जब बाहर भेजेंगे ये लोग तो वहां पे चीनी कम होगी, चीनी कम होगी तो चीनी के रेट बढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। फिर ये बाहर से वापस चीनी मंगवाते हैं, उसमें 15-20% खाते हैं, फिर महंगी चीनी बेचते हैं। ये मामला और उस चीनी में से बच गई। मैं बता रहा हूं, ये जो हैं लोग ना, ये गेहूं के साथ भी यही करते हैं, ये चावल के साथ भी यही करते हैं पाकिस्तान में। दे आर लोग, इंडिया में कई लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं यार, ये अपना ये मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं फील्ड मार्शल के लिए। ये दोनों तरफ से खाते हैं, जब ये बाहर भेजते हैं तब ये 15-20% निपटा लेते हैं, जब ये अंदर लाते हैं तब ये 15-20% निपटा लेते हैं। बहुत चीनी फांकते हैं, बहुत चीनी फांक रहे हैं। खैर सर, हाँ। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, हाँ। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए। हाँ, सवाल है रेड टोपी का सर। ओए होए होए, भाई ने जो बात बोली है सर, हम क्या सुन सकते हैं? नहीं, सुनने से पहले सर ना उसने जो बात बोली, मैं एक चीज बोलना चाहूँ। पहले उसकी दिखाओ फोटो। भाई ने बोला है कि ये जो गल्फ वाले हैं अरब, ये खा खा के मोटे हो गए हैं। हाँ। अब आप वीडियो सुना लीजिए। और तुम देख रहे हो कि तुम उस दौर में दाखिल हो चुके हो जिसको सईदी ने फरमाया था कि जंगों पर जंगें होंगी, और निशानियां आपने फरमाई थी, इस पूरे जमाने की निशानियां आपने फरमाई थी कि तुम देखोगे जब, जिसका मफहूम यही है कि अरब बदकार और अय्याश हो जाएंगे, वो अपने पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। इस पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय खाने पीने और अय्याशी में खर्च करेंगे कि मोटापा इनमें आम हो जाएगा, अरब मोटे होना शुरू हो जाएंगे। निशानियां आपने बताई, वो इन्हीं बातों की जानिब इशारा फरमाती जो तुम आंखों से देख रहे हो। आपने सब कुछ बयान फरमाया कि किस तरीके से आखिरी जमाने में तुम देखोगे कि अल्लाह गैर अरबों में मुसलमान फौज पैदा करेगा। इशारा पाकिस्तान की जानिब है। अच्छा, फिर रेड कैप क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तुम लोगों ने इतना पैसा कमाया, वो पैसा तुम लोगों ने खा खा के मोटे हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, ये कर दिया वो कर, अल्लाह की राह में पैसा नहीं लगाया। नापाक पलीत टाइप के लोग हराम में लिपटे। मुझे तो ये लगता है कि यार, अगर वही अरब शेख इसको दे देना, शेख ने इसको डंडा दिया। एक्चुअली क्या है कि अगर इसको पैसा दे देता शेख, तो अल्लाह की राह पे होता। शेख ने इसको बिल्कुल इसकी तशरीफ, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था सर। तशरीफ इसकी, ये बैठा नहीं है 1 साल तक, पता है। हाँ, 2-3 वीडियो के खड़े खड़े होके भी आए, मेरे को याद आ रहा है। एक पार्क से में खड़ा हुआ है सर। हाँ। तो इसके कुछ चंद वीडियोस जो पाकिस्तान में मतलब 2 ही लोग बैठ नहीं पाए टाइम कुछ अच्छे खासे समय तक कुर्सी पर। एक ISI का चीफ क्या नाम था उसका? जैद हमीद। नहीं जैद हमीद, ये उसका नाम क्या था? इधर लाल टोपी का ही नाम। लाल टोपी। उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। साउथ। अच्छा, कनेक्शन वो भी नहीं बैठ पाया। दोनों की बुल्स है दोनों बुल्स। तो सऊदी करते क्या? तवे पे यार, कितना अश्लील किस्म। सऊदी सुना तवे पे बिठा देते हैं। नहीं, तवे पे नहीं बैठाया। अरे यार, तवे पे बैठा दे दिए कहां से? क्या कैसे किया क्या था? इतने दिनों तक खड़ा क्यों रहा है ये खड़ा इसलिए रहा क्योंकि इसने वहां पे, इसकी आदत है डायलॉग बाजी करने की, तो ये सऊदी अरब पहुंच गया। सऊदी अरब में भी डायलॉग बाजी कर रहा है, उनको सिखा रहा होगा। हाँ, सऊदी अरब को इस्लाम के बारे में बता रहा होगा, तो इन्होंने पकड़ के बुलजाई से वहां पे बेंच से मार 1000 हंटर की इसको, 1000 डंडों की इसको सजा मिली। और फिर इसने आके स्टोरी बताई कि सऊदियों ने बहुत वो करा, और एक दिन कयामत का आएगा जब अरब ऐसे हो जाएंगे और अरब बुरे हो जाएंगे और ये सब। और फिर बोला कि वहां पे तो रॉ ने साजिश कर दी, और रॉ ने बोला कि इसको मारो पीटो, तो रॉ के कहने पर सऊदियों ने ये करा वो करा। तो इसने पूरी रॉ की साजिश बता दी। और इजराइल भी मेरे पीछे पड़ा था, अशफक़फुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। इसने सब कुछ कह दिया, अपने अंदलूस से बगदाद से कस्तंतुनिया, ये पूरा एक इसने। मुझे एक वीडियो याद है सर, 3-4 साल पहले का है, लाल टोपी का। हाँ, जब ये कहीं जा रहा था, पाकिस्तानियों ने इसको पकड़ लिया था, और उन्हीं थी अरे हाँ, टाइप का। हाँ, वो कार में था, ये कार से निकला था, तब इसकी पिटाई हुई थी। हाँ, इसकी हरकतें वैसी हैं। देखो, मैं बताता हूं, ये बंदा ना बहुत पढ़ा लिखा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान में करीब 10,000 जैद हामिद होने चाहिए। 10,000 मैं बता रहा हूं। उसके बाद ना एक बार जैद हामिद जैसे 10,000 आ गए और सारे पाकिस्तानियों ने सब्सक्राइब कर लिया उनको, 10,000 जैद हामिदों को, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी चाय पियेंगे, ऐसे लेकर आएंगे, फिर कान में डालेंगे। पी क्यों नहीं पा रहा? क्या ये इतना पैदल कर देगा लोगों को, इतना पैदल कर देगा। अभी भी और पैदल खत्म करें? चलिए, ओके भैया, राम राम। राम राम, जय श्री राम।
अस्तगफिरुल्लाह जी, उम्मत का क्या हाल हो गया है। ये वीडियो है इस लेवल की जो कहीं ना कहीं भिखारियों को निकाला गया है। और मैं ये समझता हूँ कि है तो ये अच्छी खबर है एक तरफ से, अगर कहा जाए कि जो हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे थे, जो काम कुछ नहीं कर सकते और भीख मांग कर कहीं ना कहीं जो है गलत रास्ते पे चल रहे थे। हमारे दीन में भी इस चीज की इजाजत नहीं है, सख्ती से मना है ऐसा करने से। पर यह है कि लोग जो है आजाल की हो चुकी हैं, पैसा कमाना जो है वो आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। 8-10 घंटे मेहनत कौन करे, उससे कह लो कि आसान काम यह है कि आप जो है ताली जो है किसी के आगे फैलाएं और वो बंदा आपको ज्यादा दे दे तो दिन जो है अच्छा लग जाता है। तो इस हवाले से इनका काम होता है। तो बाकी ये है, बेशक ये अच्छी खबर है, बाकी इसका नुकसान ये होगा कि ये बंदे जो है काफी ज्यादा पैसे जो है वहां बना रहे थे, ये मुल्क में रेमिटेंस जो है काफी ज्यादा आ रहा था। तो एक तरफ से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। दूसरा यही है कि वही होती है ना, ये वो काम है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिसका सर पैर नहीं है। इसका तो हमें जितने भी लोग आज भी अगर बाहर बैठ के मांग रहे हैं ना, तो ये तो बिल्कुल भी कभी भी पकड़े जाएंगे तो ये इनका नुकसान, इनकी जिंदगियां जो है पाकिस्तान में आके फिर ये इन्होंने दिहाड़ी इन्होंने आके लगानी है, यहाँ आकर यहाँ भीख मांगनी है। तो ये वो लोग हैं, तो ये वहां रहें या यहाँ रहें तो इतना पाकिस्तान को इनका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। बाकी जितने भी आउट ऑफ कंट्री में इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तानी हैं, तो मुल्क का एक बहुत बड़ा थम है, वो मुल्क के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा भेजते हैं, जिससे मुल्क की कह लो कि इकोनॉमी जो है वो मजबूत रहती है, बड़ा पैसा आता है, जिसकी वजह से पैसे का एक्सचेंज होता है, तो बहुत फायदा इस मुल्क को होता है। बाकी मेन बात ये है जी, इंडिया वाले हो गए या दूसरे मुल्कों के जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री में हैं, अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं, अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और दूसरा अपने काम की वजह से कह सकते हैं कि अपना भी कह सकते हैं कि भला कर रहे हैं। तो दुनिया के लोग तो अच्छी फील्ड में है, हमारे लोग देख लें कि इन्होंने अपनी ही कह लो कि बर्बादी का सामान इकट्ठा किया हुआ है। देख लें कि अभी ये खबर जहां तक फैलेगी, जो जो सुनेगा पूरी दुनिया में, तो वो जो पाकिस्तान को नहीं जानते होंगे वो पाकिस्तान के बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे। ये कौन सा कंट्री पाकिस्तान है जहाँ के लोग जो है 20-20 हजार लोग जो है बाहर जाके जो है ये धंधा कर रहे हैं भिखारियों वाला। तो ये हमारे नाम का कह सकते हैं कि बदनामी जो होगी, या पहले भी हमारा कौन से यार झंडे चढ़े हुए हैं, फिर भी देखा जाए तो एक नेक्स्ट लेवल जो है हम अपने ही मुल्क का नाम बदनाम करने में है। तो ये अच्छी खबर है, ये पकड़े गए हैं, तो इन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जेलों में इनको डाला जाए। तो ऐसे लोगों का और कोई हाल नहीं है, सॉफ्टवेयर भी इनका अपडेट करने का फायदा नहीं, क्योंकि ये आलकी लोग होते हैं, ये काम करने वाले तो है नहीं है। बाकी इन्होंने यहाँ रहें या बाहर रहें, मुल्क का ही नाम बदनाम करना है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो एक लंबा अरसा हो गया है कि मांगने वालों की तादाद थोड़ी कम हुई है, क्योंकि मांगने वालों को नया रास्ता मिला था कि यार रुपयों में कमाई करने से बेस्ट है आउट ऑफ कंट्री में वीजे लगा के जाएं, वहां से डॉलर, दिरहम, पाउंड ये चीजें कमाएं। तो ये इस काम में लगे हुए थे। तो ये पाकिस्तान की देख लें कि ये हालत हो चुकी है यहाँ की कह लो कि कौम की। इसके बाद अगर बात कीजिए मुझे ज़ैद अहमद की, कह सकते हैं कि जो बातें हैं वो सुनकर काफी हैरानगी हुई है। अपने मुल्क का हाल नहीं देखना। ज़ैद अहमद वो बंदा है कहीं ना कहीं यार, इस बंदे को इसका तो सॉफ्टवेयर मेरा ख्याल है फेल हो चुका है, वो काम ही नहीं करता, इसको समझाने का भी फायदा नहीं है। अरबों की बात क्यों करते हो यार, अरबों की तो बात आप बाद में करें। पाकिस्तान में जिन्होंने यार यूरोप में कितनी कितनी बड़ी बड़ी कह लो कि बिल्डिंगें खरीद के बैठे हुए हैं, हमारे अगर कोई जर्नलों के ऊपर भी बड़े इल्जाम आए तो वो कितने आउट ऑफ कंट्री में बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े कह सकते हैं कि विले, बड़े बड़े स्विमिंग पूल वाली स्विमिंग पूल का कि समुद्र के अंदर जजीरे जो खरीद के बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी बात करना। उनको छोड़, वो तो अपने मुल्क के लिए बेहतर हैं, उनके जो मुल्क के लोग हैं वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनका नाम इतना बदनाम नहीं है जितना हमारे लोगों में पढ़े लिखे लोगों ने मुल्क का बदनाम किया। क्या नवाज शरीफ पार्टी के जितने लोग हैं जिनका आउट ऑफ कंट्री में इतना इतना पैसा है, इतनी इतनी बिल्डिंग है, तो इनके बारे में बात करो ना, दूसरों को तो बाद में कहना। देखिए हम जो पाकिस्तानी है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी उंगली दूसरों की तरफ उठती है, हम अपनों की तरफ उंगली क्यों नहीं उठाते। हमारे लोग भी तो कितने आउट ऑफ कंट्री में इतने इतना पैसा बना के बैठे हुए हैं, ये सागदार के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाता है। सागदार को मैंने दुबई में रह के आऊं तो इसका मैंने वो बिल्डिंग भी वहां लोग बता रहे थे कि ये बिल्डिंग सागदार की है और ये सागदार बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो इनके ऊपर बात करो ना, इनके शरीर कम है, इनके पेट कम निकले हुए हैं, ये खा खा के ये क्या बने, इनके ऊपर बात करो ना। तो इन्होंने कौन से तीर मारे हैं जो आप अगर कह रहे हैं कि ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान में ऐसी फौजें पैदा होंगी, अरबों में नहीं होंगी। तो पहले अपने हालात देखो। हमारी फौज के नौजवान तो ठीक है, हम उनकी तो कदर करते हैं, वो तो वाकई शमशेर हैं। बाकी इसके अलावा अगर पूरे मुल्क को देखा जाए, इसके अलावा जो पूरी कम्युनिटी है हमारी, वो एक से एक बड़ा, मेरे नजदीक मेरी जाती सोच के मुताबिक हड हराम है,
काम करने को तैयार नहीं। जो भी है वो कहीं ना कहीं जो जॉब पे जाता है पाकिस्तान में, जहां भी आप देख ले, वहां जाके कुर्सी पे बैठ जाता है, एक अफसर बन जाता है। उससे बड़ा कोई अफसर नहीं होता। उसके पास जाए तो उससे कितनी सिफारिशें डाल के हमें काम कराना पड़ता है। दूसरों की खबर बाद में ले, पहले अपने घर को देखें, अपने घर में देखें कि क्या माहौल बना हुआ है, हम भी क्या कुछ कर रहे हैं, हमने क्या क्या अपने मुल्क के लिए किया है। हम आज तक अगर देखा जाए नकारा और एक नंबर के जाहिल हमने अपने मुल्क में पैदा किए हुए हैं। अरबों को अगर आप देख लें, जिस भी कंट्री देख लें, सारे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। एक शाम ही है जो काफी गलत कंडीशन में है। उसके बाद इराक भी अगर देखा जाए तो वहां भी डॉलर की सुना है कि वहां आ चुकी है, तो पैसा डॉलर में आ रहा है। तो वहां के भी हालात देखिए, जंग के बाद भी पाकिस्तान से हालात अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़ैद अहमद को चाहिए कि अपने घर को संवारने की बात करे, अपने लोगों को सुधारने की बात करे। अपने बड़े बड़े मगरमच्छ जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ का सत्यानाश किया है, एक नहीं 1700 खबरें पाकिस्तान की मौजूद हैं कि आप इनको सुधारें, इनकी बात करें, इनके गिरबान पकड़े कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमें अरबों की बात में करनी चाहिए, वो फिर भी अपने मुल्क के हित में काफी बेहतर है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो बड़ी रुसवाई होती है यार, अपने मुल्क की खबरें यहाँ हम सुनते हैं। देख लें कि शुगर के ऊपर मुझे देखें, चीनी के ऊपर मुझे कितनी यार हंसी आई आज देखकर कि ये हाल है हमारी यार उम्मत का। देख लें कि ये पहले तो चीनी बरामद करते हैं, वही मेजर सर की बात बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कमीशन खा लिया। अभी ये चाहते हैं कि वो चीनी जो आई है वो कहीं ना कहीं जो बच रही है, इसमें भी अगर बाहर बेचने की कोशिश करें, वहां से भी फटी मार लें। हम यहाँ से फटी मारना कहते हैं कि इसमें से भी अगर देखा जाए 2 करोड़ की बेची है तो उसमें से कुछ पैसे अपनी जेब में, कुछ पैसे हुकूमत के कह लो के खाते में। तो ये हमारे यहाँ कह सकते हैं कि एक ऐसा माशरा है जो हर काम में कहीं ना कहीं हुकूमत का फायदा नहीं, अपनी जेब का फायदा सोचता है, जिसकी वजह से इस वजह से यहाँ के कह लो के आटे के हालात देखा जाए, गंदम जो आती है, अनाज जो आता है, उसमें भी इसी तरीके से करते हैं। आउट ऑफ कंट्री से जितने पार्ट्स आते हैं ये वहां से भी डंडी मारते हैं। वो पार्ट्स आम जब पाकिस्तान में यहाँ पहुंचते हैं तो और महंगे हो जाते हैं। ये फट्टी मारने वाले, ये डंडी मारने वाले जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ हर चीज जो है इसका रेट बढ़ता है इन लोगों की वजह से। और ये कहीं ना कहीं देखें कि कैसी सिचुएशन है आज इंडिया के साथ हालात इस वजह से ठीक करें कि इंडिया में भी चीनी की जरूरत है तो हम बेच लें। तो नहीं, इंडिया जो है हमारे साथ वो कभी भी वो रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा। उसको पैसा उसके पास है, दूसरे मुल्क बहुत है उनको चीनी लेने के लिए, तो वहां से मंगवा लेंगे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो पहले गलतियां कर चुका है उन गलतियों को सुधारना आज के दौर में अगर देखा जाए इतना आसान नहीं है। इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो वैल्यू अभी कभी भी नहीं देगा जो वैल्यू हमारे इमरान खान ने उस टाइम खराब की थी तजारत बंद करके। तो ये इसका लॉस आज भी देख लें कि पाकिस्तानियों के समझने और सीखने के लिए है कि ये हमारा कितना बड़ा लॉस है कि हमने तजारत बंद करके आज हम रो रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत मतलब होनी चाहिए। तो उस टाइम के लोगों को भी थोड़ा सा उनकी भी क्लास लेना कि उन लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट की जिसके बारे में इनको पहले क्यों नहीं पता चला कि आने वाले वक्त में हमारी ही आवाम के हालात किस लेवल पे चले जाएंगे। तो ये यहाँ के मेरे नजदीक जो है एक कह सकते हैं कि अजीबोगरीब दिमाग के बंदे हैं जो आने वाले लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, फिल वक्त के बारे में सोचते हैं कि आज हमने क्या फैसला लेना है तो फैसला ले लेते हैं। उसका खमियाजा हमारी ही कह सकते हैं पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के हालात जिस तरह से पैदा हुए हैं और वही बात आ जाती है जी कि खुद मांग के खाना है और दूसरों को ऑफर करना है कि आप हमसे ले लें। अब इंडिया में इन्होंने कीमतें देखी हैं चीनी की बढ़ती हुई, और पता नहीं ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि वाकई चीनी महंगी हुई भी है या अपनी तरफ से एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। राणा तनवीर हुसैन जो एक कह लें कि अभी सीनियर हैं इस फूड महकमे के, उनसे बातचीत की गई है। एंकर पर्सन ने उनसे कहा है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हर दफा ऐसा ही होता है, गंदम और चीनी जो भी चीजें होती हैं आप आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं और अपना कोटा जो है वो पूरा करने के लिए फिर वहां से लेते हैं। तो मेजर साहब ने बिल्कुल अच्छी चित्रोल की है इनकी, भाई अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जाके कह लें कि करप्शन कैसी होगी। ये करप्शन करने का एक बड़ा जरिया होता है कि सबसे पहले चीनी भेजें और उसमें करप्शन कर लें, उसके बाद मंगवाएं, उसमें करप्शन कर लें। जब ये अनवारुल हक कक्कड़ था उस समय की बात है, जब वो गंदम भेजी गई है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो उस गंदम की हालत ये थी कि कचरा बना हुआ था, उसको फफूंदी लगी हुई थी और वो बेचारे निकाल निकाल के दिखा रहे थे कि ये देखें कि ये पाकिस्तान हमें बेच रहा है हमारे बच्चों के लिए। अब इस वजीर आजम के बच्चों को ये बंदा खिलाए ना, फिर इसको पता चले कि कितने 20 का 100 होता है।
तो ये हालात जब तक ऐसे रहेंगे, जब तक अपनी ज़रूरतें जो है वो पूरी, ये नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी की कोई कमी है, पाकिस्तान में गंदम की कोई कमी है, कमी नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अभी आटा जो है वो महंगा हुआ, 3000 रुपये 20 केजी का जो थैला है वो पहुंच चुका है। अब मजदूर और दिहाड़ीदार बंदा है, मेरे ख्याल में उसकी 800 या 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी है, और यहाँ पे 1 केजी जो घी है 500-600 रुपए का वो है। तो अब वो घी, आटा, उसके बाद सब्जी 200 से 300 जो है वो पर डे की सब्जी है। तो मुझे समझ से नहीं बाला तारे मेरी समझ से कि एक मजदूर दिहाड़ीदार बंदा जो है वो तो अपने बच्चों की रोटी से ही नहीं निकलेगा। और यही इनकी स्ट्रेटेजी है कि मजदूर दिहाड़ीदार जितने भी हैं इनको रोटी से ही ना निकलने दो, ताकि ये पढ़े लिखे ना, इनको सोच ही ना आए कि कंट्री में हो क्या रहा है, कंट्री जा किस तरफ रहा है। अगर तालीम आएगी तो वही जाहिर सी बात है शाऊर आएगा तो सवाल किए जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि ना ये पढ़े लिखे, ना शाऊर आए और ना ही इस तरह से हो। ये सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान जो है ना इसी के पीछे भागते रहें और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इसी के ऊपर होती रहे। इंडिया की ये बात करते हैं यार, इंडिया में बड़ा अलग सिस्टम है। इंडिया ऐसी हरकतें नहीं करता कि अपनी कंट्री की जो पैदावार है वो उठा के दूसरों में कंट्रियों में बेच दे, फिर वहां से मंगवाना शुरू कर दे। अगर ऐसा इंडिया में हो ना तो भाई 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि इंडियन अवाम तख्ता पलट के रख देगी। पाकिस्तानी अवाम में तो इतनी जुर्रत ही नहीं है। जो ग्रोह भी निकलते हैं आप लोगों के सामने ही है, पीटीआई निकली, वो उसके बाद जो मौलवी हैं उनकी जमात निकली। जो उन लोगों के साथ हुआ है ना उसके बाद किसी ने निकलने का इरादा भी नहीं किया, निकलना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये चीजें जो है ना अब समझ से बाला तार है कि ये इस्लाम का किला कलमा के नाम पे बना हुआ मुस्लिम मुल्क और इस्लाम का पसंदीदा मुल्क और एक ऐसा मुल्क जिसमें ये बताया जाता है जी कि सारे अरबों को लीड करेगा, और ये बताया जाता है जी कि जितने भी अरब शेख हैं वो करप्ट हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ की जो फौजें हैं ना वो उनका साथ देंगी और वो उनको संभालेंगी। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है ऐसी बन चुकी है कि ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग जो है यहाँ एक लातादाद जो है उनकी मौजूद है कि जो लोगों को आए रोज कोई ना कोई चूरन जो है चटाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है इसी कह सकते हैं कि शय में लगी हुई है कि हम जो है आने वाले वक्त के सुपर पावर बनने वाले हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ के लोगों की बनी है। हकीकत से मेरे ख्याल है ये बहुत परे चीज है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।